नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और माहौल क्या है वाले राजीव रंजन जी। राजीव जी बहुत स्वागत। देखिए राजीव जी, वैसे तो आज छोटी दिवाली है और हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि हम दिवाली के मौके पर कुछ उन्हें दिवाली की बात करेंगे। आप सभी को दिवाली की तो बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन हम न्यूज चैनल वाले हैं, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात ना करें अगर दिन में तो शायद हमारे दर्शक भी हमसे यह अपेक्षा करते हैं और हमारा भी कहीं ना कहीं खाना नहीं पचता। तो हम बात दरअसल आज के मौके में भी एक पॉलिटिकल एंगल की करेंगे, बात यूपी की और उसकी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन बिहार से उसकी करने वाले हैं। क्योंकि राजीव जी अभी जल्द ही बिहार का नतीजा सामने आया, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बड़ा सुपर ओवर तक गेम गया और फाइनल जो है अब तस्वीर साफ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संदेश इसमें बहुत से हैं, नए पॉलिटिकल जो ट्रेंड्स हो सकते हैं, आने वाले वक्त में कैसे पॉलिटिक्स जाती है। तो बंगाल में तो अभी इलेक्शन होगा अगले साल, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार का असर उत्तर प्रदेश पे पड़ता दिखेगा, ऐसा आपका भी अनुमान है और तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ स्थितियां बिहार जैसी हैं। अगर हम सीधे अखिलेश यादव और तेजस्वी को आपस में जोड़ें तो तेजस्वी की जो हार है, क्या उस हार में अखिलेश यादव के लिए कोई संदेश छिपा है? और है तो देखिए, हम जो इस मौके पर बात कर रहे हैं, बिहार के नतीजों के एक साल के भीतर बिहार से सटे दो राज्यों में चुनाव है, 6 महीने के भीतर बंगाल में चुनाव है और तकरीबन 1 साल या 14 महीने आप कह लीजिए बिहार यूपी में चुनाव शुरू हो जाएंगे। ये पहले से माना जा रहा था कि बिहार के चुनावी नतीजों का असर, उसका संदेश, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमा, यूपी की भी और बंगाल की भी सीमा सटी हुई है, बिहार से लगती है, तो ये संदेश जाना पक्का है। अब जो आपने कहा तेजस्वी की हार, मैं इसमें थोड़ा सा ये करूंगा कि तेजस्वी की बिहार में हार नहीं हुई। अगर कोई विनर है तो तेजस्वी ही विनर है। ये बात अलग है कि सरकार किसकी सरकार किसकी बन रही है। दरअसल विनर है नरेंद्र मोदी और दरअसल विनर है तेजस्वी। तेजस्वी की उम्र क्या है? 30-31 साल का लड़का अकेले दम पर, एक तरफ मोदी, योगी, नीतीश कुमार, सारी सरकार सिटिंग, 14 हेलीकॉप्टर बना, 14 हेलीकॉप्टर और एक हेलीकॉप्टर, एक 31 साल का लड़का जिसका पिता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है, जिसके पिता के 15 साल के राज को डरा डरा के कहा करके उसकी बात को सुनने के खिलाफ माहौल बनाया गया। बावजूद उस लड़के ने पूरे कैंपेन को बिना किसी विवाद में आए, किसी कहीं झल्लाते हुए, कहीं कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐसी चीज नहीं दिया जिससे कहीं से कहीं मौका मिले, कहीं पार्टी के भीतर अंदरूनी विरोध की बात नहीं आई, कहीं कोई, मतलब जैसे एक मजा हुआ नेता। बिल्कुल ठीक। जितनी उम्र तेजस्वी की है उतनी उम्र के अनुभव वाला नेता जैसा चुनाव लड़ता, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी ने अच्छा चुनाव, बहुत मैच्योर्ड बिहेव किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी मानता हूं कि लालू यादव अगर जेल के बाहर होते तो शायद वो भी इतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाते जितना तेजस्वी ने लड़ा है। लेकिन बावजूद बात वही है कि आप 1 रन से हारें या 20 रन से हारें, मैच आप हार गए। तेजस्वी मैच हार चुके हैं। अब वो भले कहें कि नतीजे चुनाव आयोग के हैं, जनता का फैसला और चुनाव आयोग के नतीजों में अंतर है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल था। 71 से 43 सीटों पर वो आ गए। इसका मतलब कि जो लोकप्रियता नीतीश जी की थी और जितने काम की वजह से सुशासन बाबू, विकास पुरुष के तौर पे वो जाने जाते थे, वो बात इस बार मतदाताओं के गले नहीं रही। एक तरह से सीधे तौर पर बीजेपी ने उनकी नाव अब बात आती है कि अखिलेश यादव, और देखो बंगाल का तो सबको पता है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक देगी और यूपी में भी झोंकेगी। उस तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है वो 90 के दशक वाली बीजेपी नहीं है। वो बहुत ही रणनीतिक तौर पे चलते। देखिए अमित शाह बिहार में चुनाव हो रहा था, उसके बावजूद बंगाल गए। बंगाल में सबको पता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं कि जब वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियां जो होती है ना, ये वैचारिक, कोई भी दक्षिणपंथी व्यक्ति, कोई भी आरएसएस का आदमी, कोई भी बीजेपी का आदमी
जब तक लाल किले को फतेह नहीं करेगा उसके कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। आज वैचारिक स्तर पर इतना विरोध है, एकदम एक दूसरे की विचारधारा के विपरीत है। उसी तरह से काडर इनका, उसी तरह से जब कम्युनिस्टों को जीतते हैं दक्षिणपंथी, जब जिसको राइट विंग कहा जाता है, राइट विंग, हाँ, अब हमारे यहाँ इन पार्टियों को कहा जाता है, जब कम्युनिस्ट से उनका मुकाबला होता है ना तो उसकी बात कुछ और हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कि केरल और बंगाल में राजनीतिक हिंसाएं सबसे ज्यादा होती हैं। केरल में अपने चरम पर हो जाती है चीजें। केरल में कितनी हिंसा होती है, और बंगाल को भी देख लीजिए, और बंगाल में शुरू हो वही गया। चीज, हाँ। अब जब, क्योंकि वो घर घर में एक एक आदमी में विचारधारा और पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो रहती है, मतलब आस्था कह लीजिए पूरी तरह से, इतना कमिटमेंट रहता है ना कि वो हिंसक रूप अख्तियार कर लेता। तो बंगाल को लेकर के बीजेपी का प्लान बहुत क्लियर है। आपको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं बंगाल के रहने वाले थे। बीजेपी के ऑफिस जो अभी वहां है, 10 साल पहले मैं गया था तब बीजेपी का कोई नाम लेवा टाइप नहीं था, बस ऑफिस ही था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने ब्रिलियंट आदमी थे और किस तरीके से उनका सब, तो जनसंघ की उन्होंने स्थापना की थी और सारी चीजें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को ऊपर पूरा एकदम, अब उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में बीजेपी को पहुंचना है, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव की बात आ रही है, इसमें बड़े संदेश छुपे हुए हैं। पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव को पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में तेजस्वी यादव को मुस्लिम यादव गठबंधन का नेता तक सीमित बनाने की अपनी रणनीति में कामयाब हो गई। वो ये मैसेज देने में कामयाब हुई कि इनका कोर वोट बैंक यही दो है, इन दोनों को मांगो ही मत, इसीलिए उसको कहीं इन दोनों से कोई उम्मीद करो ही मत, बाकी को लामबंद करो। ये काम उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़े करीने से किया। क्यों? अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो यादव कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट है। समाजवादी पार्टी के आने के बाद वो धन जन बल सब में मजबूत हो जाती है। तो जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनमें वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो वो अच्छा कुछ फितरत से भी ऐसे हैं कि उनका डोमिनेंस दिखाई देता है, वो वोकल हैं, समझ रहे हो? वो हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से, और यूपी वाले बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो जो कुशवाहा थे, जो मौर्य कुशवाहा अपने आप को कहीं अंडर फील करते थे, हमेशा दबा हुआ, राजभर, कुर्मी, मन जातियों के हिसाब से मैं नाम ले रहा हूं, जातियों के हिसाब से। तो वो इन जातियों के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग एक समय में तो एक एट पार थे। यानी यादव भी वहीं था जहां चौहान थे, जहां राजभर थे, जहां पटेल थे, सब बराबर में थे। सबको मंडल आयोग आने के बाद सबको एक सा दर्जा मिला, सबका अपलिफ्टमेंट हुआ। लेकिन बाकी जातियों के बिरादरी के नेता उतने ताकतवर नहीं बने जैसे मुलायम सिंह बने। तो बाकी जातियों का राजनीतिक या रसूख के हिसाब से वो कद नहीं बढ़ा, और वो फुटबॉल के तौर पर कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी में जाते आते रहे। वो अपना एक ठिकाना ढूंढ रहे थे। हाँ। और वो ठिकाना ढूंढने में यादव ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, और मजबूत करने में कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम भी शुरू किया। बिल्कुल। तो वो जो रिएक्शन हुआ उसको अमित शाह और मोदी ने पहले ही पकड़ लिया, और उसको कैश और भी किया। 2014 में यही काम हुआ कि 2014 की जो अदर बैकवर्ड लीडर्स थे, जो पार्टीज थी, उनमें पैठ बनाई। और अगर आप 2017 के चुनाव से पहले का देखेंगे, फागू चौहान, चौहानों के नेता बीजेपी में, दारा सिंह चौहान, चौहानों का नेता या नाम बीजेपी में, एक बार के एमएलए, एक बार के एमपी केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा के मौर्य नेताओं के सबसे बड़े लंबरदार माने जाते थे, वो भी बीजेपी में। बाबू कुशवाहा, जिन्होंने कुशवाहा को जोड़े रखा था, एक बड़ी आबादी कुशवाहा को, वो भी बीजेपी में। बहुत स्ट्रेटजाइज वे में आगे बढ़ते गए। पटेल को देखिए, पटेलों के सबसे बड़े नेता या पार्टी थी अपना दल, उसके साथ समझौता कर लिया। कौन सी जाति बची?
अदर बैकवर्ड क्लास की और कौन दलितों से- को भी जोड़ने और की सुनो, कोशिश की, ओपी और- राजभर वगैरह भी आए। और सुनो, ओम प्रकाश राजभर, भाजपा जिनकी पार्टी है, वो राजभर का बेल्ट है, 8-10 जिलों में, बनारस से शुरू होता है और बलिया तक जाता है। 8-10 जिलों में उनकी पैठ थी, उनका पकड़ था, उनके साथ समझौता कर लिया सीटों का बीजेपी ने। और उस रैली में अमित शाह बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन जो भाजपा के साथ मऊ में रैली हुई, गठबंधन का ऐलान हुआ, उसमें अमित शाह खुद पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हाथ पकड़ा ओम प्रकाश राजभर का, वो राजभर को भी ले लिया। यानी उन्होंने करीने से यादव को अलग कर दिया, एकदम बिल्कुल साइड कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और एक मान्यता है ही कि शहरी मतदाता और फॉरवर्ड मतदाता जो है वो या तो कांग्रेस का है या बीजेपी का है। जहां बीजेपी मजबूत है वहां बीजेपी का, एक मान्यता है, ऐसा नहीं है कि 100% एक हकीकत। लेकिन बहुत सारे तेजस्वी ने भी बहुत फॉरवर्ड्स को टिकट दिया था, बहुत फॉरवर्ड्स उनके यहाँ हैं, सपा में भी बहुत सारे फॉरवर्ड्स हैं और बहुत सारे उनके नेता बड़े हैं। हर 1-2 जिले में समाजवादी पार्टी में दूसरी जातियों के बड़े मिल नेता जाएंगे, हैं। हाँ। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि जमीनी स्तर पर जो ये काम हुआ 2017 में, इसका खामियाजा भुगता। 2019 में भी यही काम हुआ, फिर भुगता इन लोगों ने, इन लोगों को फिर वैसा ही किया। तेजस्वी अपनी उस इमेज से कुछ हद तक बाहर निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था, जो नीतीश कुमार के एंटी वोट थे, जो लोग ये समझ रहे थे कि 15 साल से नीतीश कुमार ही बिहार की बदहाली के जिम्मेदार है, उसके कि 15 साल पहले उन्होंने देखा नहीं था कि कैसा था, वो सारे लोग तेजस्वी को, कई सारे लोग एक ऑप्शन के तौर पे कि आजमा लेते हैं, उसमें वोट मिला। मगर अखिलेश के साथ वो अखिलेश के पास वो मौका नहीं है बिल्कुल ठीक बात। कि योगी आदित्यनाथ को कोई चाहता ना हो, या बहुत ज्यादा दिन हो गया हो, या एक एंटी इनकम्बेंसी हो गई ना हो। वो है। और फिर अखिलेश का शासन भी देखा है, खुद अखिलेश एज सीएम भी। और अखिलेश का शासन देखा है। अभी देखो, अखिलेश के शासन में मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से जितनी सरकारें पहले आई हैं, उसमें मेरे देखने में अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत काम किया। ये बात अलग है, काम भी किया तो साथ साथ लोगों का मन भी बहुत बढ़ाया, बिल्कुल ठीक बात है, अपनी पार्टी के ये भी लोगों ठीक का। बात है। ये भी है, उससे और उसका खामियाजा ही उसका वो भुगता है। खामियाजा भुगता। और गांव में और कस्बों में ये बात चलने लगी है कि अखिलेश यादव भूल गए वो इन लोगों को। तो क्या होता है, मैं ये कह रहा हूं, हम बहुत पहले बात कर रहे हैं इसकी, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो अभी आज की तारीख में जब हम 13 नवंबर 2020 में बात कर रहे हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी एज सीएम के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। और अभी जो हम थोड़ा सा अयोध्या तो का आपको जिक्र कर लें, हाँ। क्योंकि अभी अयोध्या में इस वक्त देखिए एक बार फिर से दीपोत्सव है, एक बार फिर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसकी धूम न सिर्फ टीवी पर है बल्कि आम जनमानस में भी इसको लेकर के कौतूहल है, क्योंकि इससे पहले अयोध्या में इतना भव्य जो है वो आयोजन हुआ ही नहीं था, सीएम नहीं पहुंचते थे। बहुत सी जो कई तरह की एक मान्यताएं थी उसको तोड़ा है, उसके आगे बढ़ करके योगी आदित्यनाथ ने काम किया और वो ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं। तो देखो, यहीं से सेट हो रहा है 2022। सऊद, आप जान रहे हो कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले और भारतीय जनता पार्टी के इतने राष्ट्रीय और राज्यों में राजनीतिक उभार के पहले धार्मिक कार्यक्रमों में रमजान और रोजे, इसका सबसे ज्यादा, और रोजों में इफ्तार पार्टियां, उसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ करता था। कौन नेता पहुंच गया, उसमें वो किसने टोपी पहनी, वो चेक वाली साफा, वो जो गमछा टाइप से होता है, हाँ। उसको रखना, टोपी पहन लेना और वहाँ इफ्तार में पहुंचना, उन्होंने दी इफ्तार पार्टी, उन्होंने दी इफ्तार पार्टी। अब वो इफ्तार पार्टियों का दौर चलता था और हम एज बीइंग इन अ न्यूज चैनल उसको कवर करते थे। बहुत ग्रैंड वे में कवर होता था कि कौन नेता क्या परसेप्शन अपना डेवलप बनाना चाहता है, किसने टोपी पहनी, किसने टोपी नहीं पहनी, किसने कितनी देर में उतार दी, ये बातें हुआ करती थी। वही है, तो ये बदला है। रोजे नहीं रखते थे, हाँ, लेकिन इफ्तार कैसे देते हैं ये सियासत में उनको पता था। ये ट्रेंड अगर आप इसको महीन देखेंगे तो ये ट्रेंड जो है मोदी ने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म। कम से कम दिल्ली के सियासी गलियारों में या दूसरे कई जगह अब ये कोई इफ्तार पार्टी, कोई रमजान पार्टी देने की
बीजेपी का नेता नहीं देता, वो बात समझ में आती है, लेकिन अब दूसरे भी नहीं देते। और अगर दे भी दिए तो उसका कहीं मतलब एक बहुत डाउन वे में आपने धीरे से दे दिया, उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि इफ्तार पार्टी महिमा मंडन नहीं होता। पहले क्या था, यही सब बातें होती रहती थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में जब भी कोई इलेक्शन होता था या देश में, तो जामा मस्जिद के इमाम का बड़ा रुतबा हुआ करता था। सोनिया गांधी भी उनके घर गई थी एक बार वोट मांगने के लिए, वो फतवे जारी करते थे, वोटों के बहुत बड़े एक प्रतीक बन गए थे मुस्लिम वोटों के, ठीक। लेकिन एक ही बार में आम आदमी पार्टी ने, ये भी क्रेडिट आम आदमी पार्टी को, जामा मस्जिद के उस इमाम का वो जो राजनीतिक रुतबा था उसको खत्म कर दिया। ये बात आपको याद नहीं होगी, मैं याद नहीं आ पा रही, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। दिल्ली में इलेक्शन चल रहे थे 15 एंड टाइम पे, हाँ 15 में एंड टाइम पे जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हाँ। जो अपील वो करते थे, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने विद इन एक घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको इमाम का समर्थन नहीं चाहिए। ठीक है, याद आ गया मुझे। हाँ, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंस किया 1 घंटे के अंदर कि हमको उनका समर्थन नहीं चाहिए, हम किसी भी धार्मिक व्यक्ति के इस तरह के उसमें नहीं है, वो अपना समर्थन 2014 में अपना समर्थन अपने पास रखें। तुरंत वो रिफ्यूट किया। कहा तो राजनीतिक दल के नेता उनकी चौखट पे जाया करते थे, कहा एक पार्टी ने उनसे कहा कि हम तुम्हारा समर्थन नहीं चाहिए। तो उससे क्या हुआ, उससे उनके राजनीतिक रसूख का खात्मा हुआ, बिल्कुल खात्मा। अब वो दरबार, अब वो सियासतदान जाता है कोई। पिछले 5 सालों में आपने सुना कि किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता और ना ही ऐसी अपील आई, ना कोई अपील आती है। अब वो इसी तरह से मुशायरे बंद हो गए, रोजे बंद, मतलब रोजे तो वो इफ्तार पार्टी उसका पॉलिटिकल जो इस्तेमाल होता मैं ये कहता हूं, मैं हैरत में ये रहता हूं कि चलो बीजेपी के लोग इफ्तार पार्टी ना दें, अलग बात है। हम बीजेपी के बहुत सारे इफ्तार पार्टी है ना कि जो वो एक छुआछूत वाली बात जो बात कही जा रही है आज के वक्त में, दूसरी पार्टी के नेता नहीं देते, दूसरी पार्टी की और बात मैं कर रहा हूं कि डरते हैं, उनको सॉफ्ट हिंदुत्व चाहिए। आज वो जानते हैं कि हाँ, उनको बाकी, जैसे बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने भले वोटर्स को अलग अलग जातिगत तरीके से साधा, लेकिन हकीकत में टोटालिटी में उन्हें अलग अलग जाति में नहीं बांटा, बल्कि हिंदुत्व वो इतना बड़ा हो गया कि उसके नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए हर कोई यही कह रहा हूं ना कि जो आज आप अयोध्या में जो दीप उत्सव में देख रहे हैं और सीएम इस तरह से बैठे हुए हैं, घंटों हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं, वहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। अभी जब दौर रोजगार का होना चाहिए, बातें रोजगार की होनी चाहिए, कोरोना की होनी चाहिए, तमाम चीजें ऐसी हैं। एक बड़े तबके की इस बार की दिवाली इतनी उदास, इतनी परेशान है, हमारे जानने में बहुत लोग हैं, इतनी परेशान उदास है। कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां चल गई हैं, तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। आज 13 तारीख हो गई, कल दिवाली है, बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिली। कंपनी वाले भी इस स्थिति में नहीं होंगे, बहुत सारी कंपनियों में ताले बंद। बोनस तो दूर की बात है, बोनस तो दूर की बात है, सैलरी नहीं मिली। ऐसे दौर में भी अगर कोई किसी राज्य का सीएम रामलीला में या देव पूजा में जाकर के इतनी देर बैठता है और वहां सारा इंतजाम डिप्टी सीएम, बैठना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो परसेप्शन करा रहे हैं, लाखों दिए जगमग हो रहे हैं, करोड़ों रुपए जगमग हो रहे हैं। तो ये सिर्फ यूं ही नहीं है, ये संदेश देना है कि आप भी दिए। अब देखना कल हम आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं, इसलिए जल्दी से तो इससे मैं ये कह रहा था कि अखिलेश, ये बड़ी चर्चा है, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अगर इस चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहते हैं तो वो इमेज, वो परेशानी, वो दिक्कतें जो तेजस्वी को आई हैं और पिछली बार जो उनको आई थी, उससे निकलने के लिए अब उनको ऐसा चेहरा पेश करना होगा। क्योंकि उनके पास, मैंने बताया ना, जैसे नीतीश जी के खिलाफ एक माहौल था, वो माहौल अभी योगी जी के खिलाफ नहीं है। ये बात है कि बीजेपी के विधायक कमजोर कड़ी हैं, विधायकों से लोग परेशान हैं क्योंकि विधायक काम नहीं करा रहे हैं, उनकी सुनी कम जाती है। तो अगर विधायक बीजेपी के कमजोर कड़ी हैं, बीजेपी के फेसेस कमजोर कड़ी नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति
अखिलेश यादव कैसी बनाएंगे, क्योंकि उनको उत्साह बहुत हो गया था तेजस्वी के एग्जिट पोल आने के बाद। हाँ, तो जल्दी से एक चीज और मैं समझ जाऊंगा इसमें जो है, क्योंकि जो तेजस्वी ने किया, तेजस्वी ने वहां गठबंधन बनाया 2017 में, हमने इसकी एक झलक देखी थी यूपी में, और उस वक्त भी एक बैगेज के तौर पर ही नजर आई थी कांग्रेस, और यहां पर भी सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस का रहा। और ये बात बार बार कही जा रही कि अगर 40 तक मैक्सिमम कांग्रेस को सीट दी जाती तो ये सिर्फ 1 रन से हार वाली स्थिति नहीं होती, बल्कि अलग ही सिचुएशन में होते तेजस्वी। क्या 2017 वाली, अगर उसको राजनीतिक गलती कहें, भूल कहें, क्योंकि खुद अखिलेश ये कहते हैं, तो अगर कांग्रेस के साथ जाना ठीक होगा, नहीं होगा, और अगर जाते हैं तो क्या होना चाहिए, नहीं जाते हैं तो फिर ये दोनों पार्टियां तो आपस में वोट काटेंगी। देखिए, हिंदी बेल्ट में मैं हमेशा कहता हूं सऊद, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो कांग्रेस का हाथ पकड़ेगा वो तो कांग्रेस तो डूबेगी, उसको भी डुबाएगा। अभी फिलहाल हिंदी प्रदेश में, मैं अभी आज की तारीख में बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, हर जगह उनकी इसीलिए प्रेजेंस ये है। आगे क्या होगा, उनका फैक्टर नहीं था 2017 में, अब है फैक्टर बाहर। हाँ, आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि वो MY समीकरण के नेता नहीं है, इससे ऊपर के नेता है, और ये दिखना भी चाहिए, और ये पहल जमीन पे भी दिखनी चाहिए, और लोगों का परसेप्शन भी ऐसा। और अगर से वो अभी से एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, बीइंग इन द गवर्नमेंट सरकार में होने के बाद भी नहीं, सरकार में होने के बाद भी ज्यादा एक्टिव है, और विपक्ष अभी भी एक सुप्तावस्था में नजर आ रहा है, कम से कम गतिविधियों के मामले में। अंदर उनकी तैयारी चल रही है, एक अलग बात है, लेकिन बाहर नहीं आ रही। सऊद, इसमें कहा जाता है ना कार्डर बेस्ड पार्टी, तो ये तो कार्डर बेस्ड है ना, तो कार्डर बेस्ड पार्टी जो है हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, 24 घंटे में चुनाव लड़ सकते हैं। इनको क्या है, इनका पूरा कार्डर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, और ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के कम्युनिस्ट, और ये जो है ये हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। इनका हमेशा कार्यक्रम चलता रहा है, दीप प्रज्वलन कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम, तो वो कार्यक्रम, कुछ न कुछ होता रहता है। कम्युनिस्टों का कुछ न कुछ होता रहता है, पार्टी कांग्रेस ये वो मीटिंग करते रहते हैं, ये हमेशा एक्टिवेट किए रहते हैं कार्यकर्ताओं। तो कहीं ना कहीं वो ये भी संदेश है कि आप अभी से ही वेकअप होइए, क्योंकि 14 महीने बहुत ज्यादा वक्त नहीं होते हैं, अगर पूरा आपको फुल फ्लेज कुछ चेंज करना है। तो बहरहाल बहुत दिलचस्प चर्चा रही, और मुझे यकीन है थोड़ा समय थोड़ा सा ज्यादा जरूर रहा होगा, लेकिन आपकी बातें मैं जैसे मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहा था, तो हमारे दर्शक भी जरूर वैसे ही सुन रहे होंगे। और हमेशा बहुत अच्छा लगता है राजीव सर के साथ मुझे बात करना, उनकी बातें को सुनना, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसे ही पसंद आता होगा। मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।